हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोगों का आज का टॉपिक। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में वर्गीकरण कर लिया था। वर्गीकरण के 3 टॉपिक हमने कर लिए थे। बहुलक के वर्गीकरण के 3 टॉपिक हमने कर लिए थे। पहला हमने पढ़ा था स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर। दूसरा हमने किया था एकलक के प्रकार के आधार पर। मैं लिख देता हूँ, एकलक के आधार पर। और तीसरा लिखा था हमने ताप के प्रति व्यवहार के आधार पर, ताप के प्रति व्यवहार के आधार पर। राइट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है 4th नंबर हो जाता है, वो हो जाएगा आपका संरचना के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, संरचना के आधार पर वर्गीकरण। चलिए, तो संरचना के आधार पर जो बहुलक है उन्हें हम लोग कितनी कैटेगरी में बांट देते हैं? 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। राइट। पहली कैटेगरी हो जाती है रेखीय बहुलक, रेखीय बहुलक, जिन्हें हम लीनियर पॉलीमर भी बोल देते हैं। राइट। अब देखो, नाम से समझ में आ गया होगा कि रेखीय बहुलक वे बहुलक होते हैं जिनमें एकलक इकाइयाँ सीधी श्रृंखला के रूप में जुड़ती हैं, है ना। एकलक इकाइयाँ अपने आप को सीधी एक श्रृंखला के रूप में जोड़ेंगी और उसके बाद में ये क्या करेंगी? बहुलक का निर्माण करेंगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, जैसे कि एक श्रृंखला के रूप में एक एकलक आपस में जुड़ते जाएंगे और श्रृंखला का निर्माण करते जाएंगे। यहाँ श्रृंखला का मतलब है एक से एक ही मोनोमर वापस जुड़ेगा, नेक्स्ट से वापस अगला मोनोमर जुड़ेगा। इनमें किसी प्रकार की कोई शाखाएं नहीं होती है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि क्योंकि एक से एक आगे श्रृंखला का जुड़ाव होता रहता है, इसलिए इन बहुलकों का मतलब इन रेखीय बहुलकों का जो घनत्व है, रेखीय बहुलकों का घनत्व उच्च होता है, घनत्व उच्च होता है। अब देखो इसका कारण क्या? इसका कारण ये है कि घनत्व जो है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बट्टा आयतन। राइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सीधी श्रृंखला में गति कर रही है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम लोग? यहाँ पर ये अधिकतम से अधिकतम घनत्व को यहाँ पर क्या कर लेगी? एक्वायर करेगी। द्रव्यमान बटा आयतन के सूत्रानुसार अगर बात करें तो यहाँ पर आपके ये क्या करेंगी? घनत्व को उच्च बना देगी। राइट। दूसरी बात, इनकी जो तनन सामर्थ्य है, मतलब इनको खींच पाने की क्षमता जो है वो क्या होती है? उच्च होती है। मजबूत होते हैं, तनन सामर्थ्य क्या होता है? इनका उच्च होता है। और साथ ही साथ इनका गलनांक भी क्या होता है? उच्च होता है। तो गलनांक भी उच्च, तनन सामर्थ्य भी इनका क्या होता है? उच्च होता है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है। सामान्य एक इसका नाम याद रखना है HDPE, और इसकी फुल फॉर्म अगर अंग्रेजी में बात करें, इंग्लिश में बात करें तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीथीन या पॉलीथीन। राइट। अब इसको अगर हम लोग हिंदी में बोलें तो इसको बोलते हैं उच्च घनत्व पॉलीथीन। ठीक है। एक तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है, आगे अभी आएगा ये वापस, तो इसको हमको ध्यान में रखना है। उसके अलावा PVC, नाइलॉन, कुछ पॉलीएस्टर्स वगैरह सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। ये हो गया हमारे पास रेखीय बहुलक जिसमें श्रृंखला का निर्माण होता है। दूसरा आ जाता है हमारा शाखित। कौन सा आ जाता है? शाखित बहुलक, है ना। और
शाखित बहुलक नाम से समझ गए होंगे, इसको ब्रांच बोल रहे हैं। और यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एक प्रकार का एकलक तो बनाएगा एक श्रृंखला, है ना। जैसे कोई ये एक श्रृंखला बना दी और उसके ऊपर या नीचे कोई दूसरा बहुलक क्या करेगा, शाखाओं का निर्माण करेगा। मतलब एक एकलक तो मुख्य श्रृंखला का निर्माण करेगा और दूसरा जो एकलक होगा वो किसका निर्माण करेगा, शाखाओं का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक एकलक मुख्य श्रृंखला बनाता है तथा अन्य शाखाओं का निर्माण करते हैं, अन्य शाखाओं का निर्माण करते हैं। ये हमको ध्यान रखना है। एक कोई एकलक होगा वो मुख्य श्रृंखला का निर्माण करेगा और उससे जो है वो अलग अलग शाखाओं का निर्माण होगा। और इन शाखाओं की लंबाई कुछ भी हो सकती है, ज़्यादा छोटी मोटी हो सकती है, बट होंगी जरूर शाखाएं। ठीक है, इन्हें हम लोग शाखित बहुलक कहते हैं। अच्छा, ये शाखाएं जो हैं ये समान या भिन्न एकलकों की हो सकती है। एकलक की शाखाएं संभव है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक शाखा आपकी अगर किसी और की हुई है तो दूसरी उसी की होनी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। राइट। दूसरी बात, जैसे ऊपर वालों के लिए घनत्व उच्च होता था तो इनका घनत्व क्या होता है, निम्न। अब चूंकि घनत्व निम्न है तो साथ ही साथ इनका तनन सामर्थ्य भी निम्न होगा। तनन सामर्थ्य निम्न और साथ में गलनांक भी क्या होगा, निम्न होगा। ठीक है, ये कुछ आपको बात इसमें याद रखनी है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ऊपर वाले में HDPE था, इसमें आ जाएगा LDPE। नाम से समझ में आ गया होगा, लो डेंसिटी पॉलीइथीन। लो का मतलब निम्न और डेंसिटी का मतलब घनत्व, तो निम्न घनत्व पॉलीइथीन इसका एक उदाहरण बन जाता है। उसके अलावा ग्लाइकोजन एक प्रकार का बहुलक होता है। उसी के अलावा एमाइलोपेक्टिन ये कुछ इसके नाम है, उदाहरण है। बट आपको मैं अगर सजेस्ट करूंगा LDPE और HDPE के नाम जरूर याद रखें, हमेशा याद रखें। राइट। उसके बाद में बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा जो हमारा है जिसको हम बोलते हैं तिर्यकबद्ध, तिर्यक आबंधित, बहुत सारे नाम है इसके, क्रॉस आबंधित या नेटवर्क, है ना, क्रॉस लिंक्ड, या इसी का दूसरा नाम है नेटवर्क बहुलक। ठीक है, ये कुछ इसके नाम है। अब इसमें क्या होता है, देखो ये थोड़ा सा चेंज है। इसमें रेखीय बहुलक की बहुत सारी श्रृंखलाएं एक दूसरे के ऊपर जमा होती है और समझना, इन एकलक इकाइयों के बीच में क्या हो जाते हैं, क्रॉस आबंध बन जाते हैं। एकलक इकाइयों के बीच में क्या हो जाते हैं, क्रॉस आबंध बन जाते हैं। तो इस प्रकार का जो आपका बहुलक बनता है ये सबसे स्ट्रांग हो जाएगा और ये क्या कहलाता है, तिर्यक बंधित बहुलक कहलाता है। ठीक है। अच्छा, इनमें विशेष बात क्या याद रखनी होती है, इनके जो एकलक हैं तो वो एकलक मुख्यतः द्विक्रियात्मक या दो से ज़्यादा हो तो आप कह सकते हो बहुक्रियात्मक, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, समूह युक्त होते हैं। ये जो है द्विक्रियात्मक या त्रिक्रियात्मक या उससे ज़्यादा समूह युक्त एकलक होते हैं, जिनमें क्या बोला हमने, जिनमें जो है, मैं इसको चित्र को हटा रहा हूं, तो जिनमें हम क्या कहेंगे, जो एकलक इकाइयां, एकलक की जगह हम लोग यहां बोल सकते हैं रेखीय जो है बहुलक परस्पर
सह संयोजक सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ती हैं। जो अपन ने बंध बनाए थे ना, इनके बीच में ये जो बंध थे बीच वाले जो मैं अभी बना रहा हूं, ये सहसंयोजक प्रकार के बंध होंगे जो परस्पर इन इकाइयों को जोड़ेंगे। राइट। उसके बाद में तो ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। मैं इसको ऊपर थोड़ा सा लिख देता हूं। अपन तिर्यक बंध की बात करते हैं तो एक बार मैं साकित वाले को हटा देता हूं। मैं अभी तिर्यक बंध वाले के बारे में कुछ बात लिख रहा हूं कि ये बहुलक जो होते हैं, तिर्यक बंध की बात कर रहा हूं, कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, ठीक है, और दृढ़ होते हैं, है ना, मजबूत होते हैं। पर अगर एक बार में इनको तोड़ा जाए तो ये तुरंत चूरे में बदल जाएंगे, तो इसको उसको भंगूर बोलते हैं ना। सामान्यतः ये किसी भी विलायक में अविलेय होते हैं। तो हम लिखेंगे सामान्य विलायकों में अविलेय, सामान्य विलायकों में अविलेय होते हैं। ठीक है। और इनके उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में तिर्यक बंध में आ जाता है एक तो वल्कनीकृत रबर। वल्कनीकृत रबर जो है वो इसके उदाहरण में आ जाता है। फिर आ जाता है आपका बेकेलाइट, जिसको एक और नाम बोला जाता है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, ये एक ही नाम है, ये अलग अलग नहीं है। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये इसका पूरा नाम है। और एक तीसरा उदाहरण और हो जाता है जिसका नाम है मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ये पूरा एक ही नाम है, मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे पास में संरचना के आधार पर बहुलकों का निर्माण। आगे बात समझ में। चलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो हो जाता है आपका पांचवा, जो है हमारा जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक देखो, जो अपना बहुलकीकरण के आधार पर जो वर्गीकरण है वो हम सबसे अंत में पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास जो लास्ट बच गया है वो बच गया है आपका अपने आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण। तो पांचवा हम लोग पढ़ लेते हैं आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण। आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण, इसमें जो है आपको, इसमें दो प्रकार में बांटा गया है। तो देखो प्रकार क्या होगा मैं बता देता हूँ कि जो आपके एकलक होते हैं उन एकलकों के मध्य किस प्रकार के आणविक बल या अंतर आणविक बल पाए जाते हैं, वो उस आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। बहुलक दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका प्रत्यास्थ बहुलक। क्या नाम है? प्रत्यास्थ बहुलक। और प्रत्यास्थ बहुलक को सामान्य भाषा में रबर भी कह दिया जाता है। राइट। तो इन्हें सामान्यतः क्या करते हैं? रबर कहते हैं। इनमें बात क्या समझनी है कि बहुलक श्रृंखलाएं, इनमें बहुलक श्रृंखलाएं परस्पर दुर्बल अंतर आणविक बलों, दुर्बल अंतर आणविक बल द्वारा या बलों द्वारा जुड़ी रहती है। दुर्बल अंतर आणविक बलों द्वारा जुड़ी रहती है। और ये जो दुर्बल बल होते हैं इन्हीं के कारण से इनको एक सीमा तक लंबा किया जा सकता है। तो इन्हें एक सीमा तक खींचा जा सकता है, लंबा किया जा सकता है या खींचा जा सकता है। लेकिन कुछ तिर्यक
आबंध की उपस्थिति के कारण, तिर्यक आबंध की उपस्थिति के कारण अपन लोग जो इसके ऊपर खिंचाव करते हैं, तो इनको जब छोड़ा जाता है, मतलब इनको जब इनके ऊपर से बल हटाया जाता है, तो बल हटाने के पश्चात ये पुनः बल हटाने के पश्चात ये पुनः अपने आकार में आ जाते हैं, जैसे ठीक रबर करता है। कैसे? रबर को आप खींचते हो, एक सीमा तक उसको लंबा खींचा जा सकता है, और जब उसको खींच लेते हो तो एक सीमा तक ये खिंच जाएंगे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास दुर्बल आणविक बल होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब इनको हम लोग वापस छोड़ते हैं तो ये पुनः अपने आकार में आ जाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इनके अंदर कुछ कुछ जगहों पर, सब जगहों पे नहीं, कुछ कुछ जगहों पे क्या पाए जाते हैं, तिर्यक आबंध पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर इनके उदाहरणों की बात करें, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो प्राकृतिक रबर वगैरह जो हो गए, है ना। सामान्यतः एक तो उदाहरण आपका हो ही गया रबर, दूसरा आपका हो जाता है ब्यूना एस, ब्यूना एन, ब्यूना एस और ब्यूना एन, और साथ में ही आपको, और अगर ये सब आने वाले हैं अभी आपके, नियोप्रीन। ये कुछ उदाहरण आपको याद रखना है, राइट। ये हो गया प्रत्यास्थ बहुलक। दूसरे की बात करते हैं, रेशे। दूसरी कैटेगरी जो बनती है रेशे, और इनको सामान्य भाषा में हम लोग धागे भी कह सकते हैं, है ना। तो इनके अंदर क्या होता है, तो इनमें जो बहुलक श्रृंखलाएं होती है, बहुलक श्रृंखलाएं परस्पर, यहाँ पर प्रबल होगा, प्रबल अंतर आणविक, प्रबल अंतर आणविक बलों द्वारा बंधी रहती है। जो बहुलक श्रृंखलाएं हैं वो प्रबल अंतर आणविक बलों द्वारा बंधी रहती है। ठीक है। और इस कारण से, इसलिए ये बहुलक क्रिस्टल के समान व्यवहार करते हैं, क्रिस्टल के समान व्यवहार करते हैं। मतलब इन्हें लंबा खींचा नहीं जा सकता, या खींचने के बाद में वापस इनकी शेप में नहीं लाया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और इसी के साथ में इनकी जो तनन सामर्थ्य है, तनन सामर्थ्य जो है, और इनके जो गलनांक जो है, वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं। आई बात समझ में? ये आपको ध्यान में रखना है। ये थोड़ा सा इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट लगा सकते हो आप। एक बार एग्जाम में, एक या दो बार एग्जाम में आ रखा है कि प्रत्यास्थ बहुलक और रेशों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कुछ खास नहीं है, दो बड़े अंतर देने हैं, और दो अंतर का ही सवाल आएगा। पहला अंतर हो जाएगा इन दोनों के बीच में बलों के बारे में। तो रबर के लिए हम, या प्रत्यास्थ बहुलक के लिए बोल देंगे, इनके अंदर दुर्बल प्रकार के बल होते हैं, रेशों में प्रबल प्रकार के बल होते हैं। दूसरी बात हम बोल देंगे कि प्रत्यास्थ बहुलक को एक सीमा तक खींचा जा सकता है, और इन्हें बल हटाने पर इन्हें वापस अपनी पुनः स्थिति में लाया जा सकता है। रेशों के लिए ऐसा किया नहीं जा सकता। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है, सेकंड भले ही आप छोड़ सकते हो, तीसरा कारण जरूर लिखना होता है, वो ये है कि इनके पास जो होता है, इनके जो तनन सामर्थ्य, प्रत्यास्थ बहुलकों की तनन सामर्थ्य, गलनांक निम्न होते हैं, रेशों के उच्च होते हैं। और जो लास्ट बात हो जाती है, जो अंतर में नहीं गिनी जाती है लेकिन लिखनी जरूर होती है, उनके उदाहरण। तो उदाहरण में एक आ जाता है आपका टेरिलीन, जो कि एक पॉलीएस्टर है, टेरिलीन। उसके बाद में हो जाता है हमारे पास प्राकृतिक रेशे, प्राकृतिक रेशे जैसे कि सिल्क, ऊन, कपास इत्यादि, सिल्क, ऊन, कपास आदि। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट और छठे वर्गीकरण की, जिसमें हमको क्या पढ़ना है, ये हमारा हो जाएगा बहुलकीकरण। देखो इसके अलग अलग एक ही नाम है, बहुलकीकरण। इसी को बोल दीजिए आप बहुलीकरण। ठीक है। और एक और नाम हो जाता है
बहुलकन के आधार पर वर्गीकरण। अब देखिए बात एक ही है, बहुलकीकरण क्या था, तो हमने कहा था एकलक से बहुलक जो बनता है उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है, उसको हम बोलते हैं बहुलीकरण। ठीक है, तो इसको देने वाला, इस वर्गीकरण को देने वाला कौन था? कैरोथर्स नाम का एक वैज्ञानिक था। ठीक है, उसने इस प्रकार की वर्गीकरण को दिया था। तो अब ये वर्गीकरण जो है हम लोग डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ेंगे, मतलब इनमें हम क्या करेंगे, दो ऐसे डिफरेंस बना देंगे। राइट, तो डिफरेंस बना देते हैं हम लोग। चलिए, तो पहला हमारा हो जाता है योगात्मक। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना सिक्स्थ वाले को, इसीलिए सबसे लास्ट में बता रहा हूँ इसको, योगात्मक। और दूसरा हो जाता है संगणन बहुलकीकरण। दूसरा हो जाता है संगणन बहुलकीकरण। चलिए, अब दोनों को डिफरेंस करते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस योगात्मक के लिए, इसको हम बोलते हैं श्रृंखला वृद्धि बहुलक। श्रृंखला वृद्धि बहुलकीकरण, है ना, कि यहाँ पर जो है योगात्मक बहुलकीकरण में श्रृंखला में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। एकलक आपस में जुड़कर एक पुनरावृत्ति से श्रृंखला का निर्माण करेंगे। और जबकि संगणन को हम बोलते हैं पद वृद्धि बहुलकीकरण, मतलब यहाँ पर जो बहुलकीकरण की क्रियाविधि होगी वो पदों में वृद्धि के साथ साथ होगी। यहाँ पर इसको पद वृद्धि बहुलकीकरण कहा जाता है। योगात्मक की सेकंड बात करूँ तो इसके जो एकलक हैं, योगात्मक बहुलकीकरण में कौन से एकलक आते हैं? जिनके पास जो असंतृप्त अणु होते हैं, असंतृप्त अणु अर्थात द्वि या त्रिबंध युक्त अणु जो होते हैं वो इसमें एक एकलक का काम करेंगे। जबकि संगणन बहुलकीकरण में द्वि या त्रि मतलब बहुक्रियात्मक समूह जो होते हैं, क्रियात्मक समूह युक्त एकलक काम में लिए जाते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तीसरी बात अगर हम कहें तो जो योगात्मक बहुलकीकरण है इसके लिए हम क्या बोलेंगे? अभिक्रिया प्रारंभक की आवश्यकता होती है। प्रारंभक का मतलब अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला की आवश्यकता होती है। और यहाँ अभिक्रिया प्रारंभक के रूप में कौन काम में लिया जाता है? तो उसका उदाहरण याद रखना है आपको, बेंजोयल पेरोक्साइड। बेंजोयल पेरोक्साइड, ये सवाल आपके बोर्ड में आया हुआ है कि योगात्मक बहुलकीकरण में किस अभिक्रिया प्रारंभक का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? बेंजोयल पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका सूत्र वगैरह आगे आ जाएगा। जबकि संगणन में अभिक्रिया प्रारंभक की आवश्यकता नहीं होती है। अभिक्रिया प्रारंभक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये स्वतः अभिक्रियाएं कर देते हैं। चौथी बात, जब भी योगात्मक बहुलकीकरण होगा उसमें किसी भी योगात्मक बहुलकीकरण में किसी भी सरल सूक्ष्म अणु का निष्कासन नहीं होता। मतलब यहाँ पर कोई अणु ना तो बाहर निकलेगा ना कोई बात, कुछ भी अणु बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर बात करें संगणन में तो सूक्ष्म अणुओं जैसे आप देख लीजिए H2O हो गया, अमोनिया हो गया, HCl हो गया आदि का निष्कासन होता है और ये ज़रूरी है। संगणन बहुलकीकरण में ऐसा आवश्यक है। ठीक है,
5वां पॉइंट ये है कि जो योगात्मक बहुलकीकरण से जो बहुलक प्राप्त होते हैं, तो बहुलकों का जो आणविक द्रव्यमान है, आणविक भार जो है वो एकलक के या एकलकों के आणविक भार का n गुणज होता है, n गुणज होता है। जबकि संगनन बहुलक से, बहुलकीकरण से जो प्राप्त होते हैं बहुलक, उन बहुलकों का आणविक भार एकलक के आणविक भार का n गुणज नहीं होता है। इसको मैं समझाता हूँ। देखो इसका क्या मतलब है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप कोई एक ऐसी वस्तु लाते हो और उस वस्तु को पूरा का पूरा प्रयोग में ले रहे हो, ठीक है, और उससे कोई चीज़ बन रही है नई, तो आप क्या कहोगे कि जितनी आपने वस्तु प्रयोग में लाई थी, बनने वाली वस्तु भी उतनी की उतनी होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने कुछ आलू लाए, एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं, और आपने उनके छिलके नहीं उतारे, और जनरली हम उतारते नहीं हैं, ठीक है। अगर आप 5 किलो आलू लेके आते हो और उसकी सब्जी बनाते हो सिर्फ आलू लेकर, तो जो सब्जी भी बनेगी वो कितने की बनेगी, 5 किलोग्राम की ही बनेगी ना। मैं यहाँ पे सिर्फ एक उदाहरण ले रहा हूँ कि मेरे यहाँ कहने का मतलब है कि आलू हमारे थे 1 लाख, और 1 लाख जैसे थे वैसे के वैसे प्रयोग में आए, ना कुछ बाहर निकला ना कोई बात। और ऐसी स्थिति में जो बनने वाली सब्जी थी वो भी उतनी ही बनी जितने आपने आलू लिए थे। मतलब मोनोमर 1 लाख का जितना द्रव्यमान था, तो अगर 1 लाख का भार है 5 ग्राम, और ऐसे 10 1 लाख काम में आए और उससे बहुलक बने, तो 5 ग्राम का एक बहुलक और 10 अगर बहुलक काम 1 लाख काम में आए तो बहुलक का भार अपने आप क्या हो गया, 50 ग्राम। लेकिन अगर आप यही, जैसे अगर एक हम बात करें तो जिसको कॉलीफ्लावर बोलते हैं, फूल गोभी, जनरली आप एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ समझने के लिए, जो फूल गोभी है, अब आप फूल गोभी अगर लाते हो 5 किलो की, क्या आप सारे डंठल वगैरह काम में लेते हो? संभव ही नहीं है। आलू में तो फिर भी छिलके सहित संभव है। 5 किलो फूल गोभी से आपके पास सब्जी बनी सिर्फ 4 किलो की, और उसमें से बहुत सारे डंठल और बहुत सारे जो है वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल गए, वो हमारे काम के नहीं थे। तो इसका मतलब यहाँ से 1 kg क्या निकली बाहर, जो भी हमारे काम की चीज़ नहीं थी वो बाहर निकल गई। क्या आपके पास जितनी फूल गोभी थी, क्या पूरी की पूरी उतनी की उतनी सब्जी बनी? बिल्कुल नहीं। कुछ ना कुछ तो बाहर निकालना पड़ा, और वो चीज़ थी जो काम में बिल्कुल नहीं आने वाली थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो बहुलक प्राप्त हुआ वो बहुलक पूरी तरह से 1 लाखों का n गुणज नहीं था। और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि संगनन बहुलक की आप शर्त यही लगा रहे हो कि यहाँ पर कोई ना कोई अणु का निष्कासन जरूर होगा, जबकि योगात्मक बहुलकीकरण में ऐसा निष्कासन होना आवश्यक नहीं है, या यूँ कह दीजिए होता ही नहीं है। ठीक है, उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण आपके हो जाते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। पॉलीथीन, ठीक है, उसके बाद में पॉलीस्टाइरीन, है ना, स्टाइरीन और पॉलीस्टाइरीन आपके उदाहरण हो जाते हैं। उसके अलावा ब्यूना एस, ब्यूना एन, बहुत सारे उदाहरण। ये सब क्या है, ये इसका कंफ्यूज मत होना, अभी जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उनमें सब में यही आने वाला है। ठीक है, ये कुछ उदाहरण हो जाते हैं आपके योगात्मक के। और अगर बात करें हम लोग संगनन के, तो संगनन में आपका नाइलॉन 66, इन सबको भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। और एक आ जाता है आपका दूसरा टेरिलीन। ये 2 मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है, इनको जरूर याद रखें। टेरिलीन का एक और नाम होता है डेक्रॉन। तो ये कुछ उदाहरण हो जाते हैं संगनन बहुलकीकरण के। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने टोटल 3 पीछे जो बचे हुए थे उनके प्रकारों को भी हमने देख लिया, और इस तरह से हमारे पास 6 प्रकार के बहुलकों के जो वर्गीकरण है वो 6 प्रकार के खत्म हो चुके हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके अगले टॉपिक को लेकर आएंगे।